सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 8 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पृष्ठ पे खबर आती है, व्यापार को लेके अमेरिका को भारत से निर्यात में आ सकती है 5.76 अरब डॉलर की गिरावट। नई टैरिफ नीति के चलते व्यापार और बाजार में बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी शुल्क में वृद्धि के कारण इस वर्ष समुद्री मछली और झींगा, सोना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, लोहे की वस्तुओं और वाहन व्यय कल पुर्जों जैसे क्षेत्रों से अमेरिका को भारत में माल निर्यात में 5.76 अरब डॉलर की गिरावट आने के आसार हैं। आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक आकलन में यह जानकारी दी है। तो ये चुनौती थोड़े समय के लिए बाजार में बनी रहेगी जब तक अमेरिका अपनी व्यापार नीति को थोड़ी सी लचीला नहीं बना देगा। मछली व क्रस्टेशियन के निर्यात में 20.2%, लोहे व इस्पात की वस्तुओं में 18%, वहीं हीरे सोने के उत्पाद में 15.3% और वाहन व कलपुर्जों के निर्यात में 12.1% और इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम व इलेक्ट्रिकल उत्पादन के निर्यात में 12% की गिरावट आ सकती है। मतलब कई क्षेत्रों को झटका ये सहन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय इस क्रम में रहने वाले ने नकली चिकित्सक, तेल पर खेल, फिर आतंकी गतिविधियों का बदलता चेहरा। देश में झोलाछाप डॉक्टरों को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती रही है, मगर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक अस्पताल में सामने आई घटना से यही पता चलता है कि कोई ठग न केवल साधारण लोगों को बल्कि पूरे चिकित्सा तंत्र को कितनी आसानी से झांसे में ला सकता है। दमोह के एक अस्पताल में एक शख्स ने ब्रिटेन के एक मशहूर चिकित्सक के नाम का फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया और बड़े आराम से हृदय रोग के कई मरीजों का ऑपरेशन कर डाला। उसने जिन लोगों के हृदय का ऑपरेशन किया उनमें 7 लोग की जान चली गई। जब जाकर ये मामला किसी तरह खुला सका, जितने लोग का इलाज करा उन सबकी मृत्यु हो गई, मगर संबंधित महकमे को इस बात की जानकारी होने के बावजूद वह फरार हो गया। आरोप है कि मौत के मामलों की सूचना पुलिस को नहीं दी गई, शवों का परीक्षण नहीं कराया गया और मृत व्यक्तियों के परिजनों से मोटे पैसे भी वसूले गए। सवाल है कि फर्जी पहचान और डिग्री के साथ इतने दिनों तक कोई शख्स कैसे किसी अस्पताल में दिल के मरीजों का ऑपरेशन करता रहा। उसे वहां जिम्मेदारी सौंपने से पहले क्या उसकी वास्तविकता और डिग्रियों के बारे में कोई छानबीन की गई थी? क्या वेरिफिकेशन नहीं करा गया था? सिर्फ ब्रिटेन का मशहूर डॉक्टर होने का हवाला देने से उस अस्पताल में इतनी अहम भूमिका कैसे दे दी गई? ये एक ठग की चालाकी हो सकती है, लेकिन सवाल है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल में किसी डॉक्टर को काम पर रखने की जवाबदेही से जुड़े तंत्र ने किस प्रक्रिया के तहत उसे इतनी संवेदनशील भूमिका सौंपी थी। बात यही आती है कि या तो वो तंत्र ही शामिल है कि वेरिफिकेशन नहीं कर पाया कि व्यक्ति कौन है। अगला संपादकीय है तेल पर खेल। इस वक्त अमेरिका के जवाबी शुल्क थोपने से वाणिज्य व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर तरह तरह के आकलन आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 2-2 रुपये और रसोई गैस पर 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। उसका कहना है कि इस समय जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पिछले 4 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है, तब भी तेल की कीमत क्यों बढ़नी चाहिए? हालांकि सरकार का कहना है कि उस उत्पाद शुल्क जरूर बढ़ाया है, पर इसका बोझ आम उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। ये खर्च तेल कंपनियां वहन करेंगी। इस तरह तेल की कीमतों यथावत बनी रहेंगी, मगर इसे लेकर लोगों का भरोसा इसलिए नहीं बन पा रहा है कि सरकार अपने नफे नुकसान के मद्देनजर तेल की कीमतों में बदलाव करती रही है। पेट्रोल, डीजल और उत्पाद शुल्क को लेकर पहले से विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं। आखिर सरकार इतना भारी शुल्क किस आधार पर लगाती है? इस वक्त के राज्य में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर है, डीजल 100 रुपये के आसपास है, मगर केंद्र सरकार का तर्क है कि इस वक्त जब वैश्विक स्थितियाँ डावाडोल है। हालांकि 10 वर्ष से पहले जब उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी तो बता दिया गया था कि इस पैसे से संकट के वक्त के लिए तेल भंडार जमा किया जाएगा। उसके बाद लगातार उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाता रहा। लोकसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा जैसे चुनावों के वक्त जरूर सरकार ने उत्पाद शुल्क कुछ घटा दिया था, मगर फिर उसने बढ़ा दिया है। सरकार इस बात से अनजान नहीं है कि तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है। सरकार पहले ही महंगाई से पार पाने में नाकाम साबित हो रही है, उसके बावजूद उसे इस तरह अपना खजाना भरना ज़्यादा ज़रूरी जान पड़ा है।
तो जाहिर है वह महंगाई को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। पहले तेल की कीमत का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के अनुसार होता था, पर सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। वाजिब बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार बैरल की जो कीमत होती है उस आधार पर तेल की कीमत तय होती है। अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत आज तक सबसे निचली सतह पहुंच चुकी है, लोएस्ट प्राइस मिल रही है, फिर भी देश में कंज्यूमर्स को पेट्रोल हाई प्राइस पे क्यों मिल रहा है? राष्ट्र जुटाने के लिए सरकार को नए रास्ते तलाशने ही पड़े, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे ही मदों की बार बार बढ़ोतरी की जाए जिसने बोझ और सीधे महंगाई की तुलना में लोगों की आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से केवल लोगों के निजी खर्च नहीं बढ़ते, माल ढुलाई आदि का खर्चा भी बढ़ता है। पूरा एक अपने आप में ना इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट हो जाता है। पहली बात तो पर्सनल कंज्यूमर्स को भी, जो नॉर्मल अपनी कार व्हीकल्स चलते हैं, इसके अलावा जितने भी कमर्शियल वर्क्स होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। माल ढुलाई हो गए, ट्रक डंपर, डीसीएम, सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, लॉजिस्टिक्स, ये भी कॉस्टली ही पड़ता है, जिसकी लास्ट कीमत तो कंज्यूमर पर ही पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बढ़ जाना। अगला से बात की है आतंकी गतिविधियों का बदला चेहरा। देवेंद्र सुथार साहब कहते हैं, आधुनिक विश्व में आतंकवाद केवल सुरक्षा संबंधी समस्या नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 25 के मुताबिक आतंकवाद के खतरे में कमी नहीं आई है, बल्कि इसके स्वरूप में बदलाव आया है। आतंकवादी गुट अब परंपरागत हथियारों की जगह डिजिटल तकनीक का आर्थिक उपयोग कर रहे हैं। इसमें इनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना और कठिन होता जा रहा है। वर्ष 2024 में आतंकवादी घटनाओं के कारण मरने वालों की संख्या 11% की वृद्धि हुई है। आतंकवाद से प्रभावित देशों की संख्या 66 हो गई है, जो इस वक्त इस बात का संकेत है कि इस खतरे को समाप्त करने के प्रयास पर्याप्त नहीं है। देखिए, टेररिज्म इम्पैक्टेड कंट्रीज लगभग 66 कंट्रीज बढ़ चुकी हैं। आतंकवाद अब केवल संगठित समूहों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये अब साइबर आतंकवाद के रूप में भी सामने आ रहा है। साइबर टेररिज्म पश्चिमी देशों के पिछले कुछ वर्ष में लोन वुल्फ हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ऐसे हमले विश्व रूप से यूरोप और अमेरिका के अधिक हुए, जहां अकेले व्यक्ति सामूहिक हिंसा या आत्मघाती हमलों को अंजाम देता है। लोन वुल्फ कहते हैं जो अकेले काम करता है। जो नेटवर्क में काम करता है वो तो आज नहीं तो कल पकड़ में आ ही जाता है। कहीं ना कहीं तो उसकी लीकेज हो जाती है, बातों की ट्रेस हो जाता है, टैप हो जाता है। पर जो अकेले काम कर रहा होता है उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो सीधे झटका ही देता है पूरे तंत्र को। आतंकवाद साइबर हमलों का उपयोग न केवल सरकारी ढांचों निशाना बनाने के लिए बल्कि दुष्प्रचार फैलाने और धन जुटाने के लिए भी कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का उपयोग बढ़ने से आतंकवादी संगठनों के वित्तीय लेन देन का पता लगना पेचीदा होता जा रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 25 के अनुसार विश्व रूप से बुर्किना फासो में आतंकवादी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। अफ्रीका में आतंकी संगठन की सफलता के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक असमानता है। अलकायदा और आईएस के क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों ने स्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने प्रभाव का विस्तार किया है। मध्य पूर्व में ये एक बड़ा खतरा बना हुआ है। वर्ष 24 में आईएस ने 22 देशों में 1805 लोगों की हत्या की और इनका प्रभाव विश्व रूप से सीरिया और कांगो में अधिक देखा गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 25 में भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि भारत की स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों की तुलना में बेहतर है, फिर भी आतंकवाद जैसे पूरी तरह मुक्त नहीं है। सीमा पार आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जो मुख्य रूप से पाकिस्तान असमर्थित आतंकवादी संगठनों के जरिए संचालित होती है। सीमा पार भी देखिए, बॉर्डर के पार से पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म बहुत बड़ी चुनौती भारत के लिए रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट जैसे अभियानों से कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन पाकिस्तान समर्थित घुसपैठ और कट्टरपंथी गतिविधियां अब भी जारी हैं। मगर भारतीय सेना और भारतीय एजेंसियों ने कई मजबूती के साथ कार्य करे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच में अग्रणी भूमिका निभाती है। इसकी जांच प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। खुफिया ब्यूरो और रिसर्च एनालिसिस विंग RNW आतंकवाद विरोधी खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने में जुटी है। आतंकवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और समय रहते उन्हें रोकने के लिए ये एजेंसियां उच्च स्तरीय समन्वय के साथ काम कर रही हैं। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है।
आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस और इसराइल के साथ आतंकवाद निर्धारक निरोधक रणनीतियों पर सहयोग बढ़ाया गया है। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों पर दबाव बनाने के लिए भारत ने कूटनीतिक प्रयास तेज किए हैं। भारत डिप्लोमेटिकली काम कर रहा है, डिप्लोमेटिकली अपने साथियों के साथ टेररिज्म को बाहर निकालने के लिए। आतंकवाद से निपटने के लिए केवल सैन्य अभियानों और सख्त कानूनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए बहुआयामी रणनीति की ज़रूरत है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप उस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक विकास बढ़िया कर दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर दे रहे हैं, तो लोग भी आतंक की तरफ नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही वाजिब बात है। आप उस क्षेत्र को डेवलप कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, लोग अपने आप एक अच्छा करियर चूज़ करने में इच्छा दिखाएंगे, ना कि गोली बंदूक उठाने में, आतंकवादी बनने में। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं।